सिन्हा जी, डी.के. राय जी, ए.के. ठाकुर जी, नादो सिंह जी, इसके साथ ही मंच पर उपस्थित लोहरदगा के विधानसभा प्रभारी नीरू शांति भगत जी, डुमरी विधानसभा प्रभारी जसोदा जी, बांडो विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो जी, बबलू तिवारी जी, मंच पर आसीन बोकारो जिला अध्यक्ष सचिन जी और स्थानीय श्रमिक संघ के अध्यक्ष सचिन जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे महेंद्र जी, नवीन जी, संतोष जी, टिकट जी, महेंद्र चौधरी जी, विक्रम जी, बुचू सिंह जी, मंजूर जी और यहाँ पर जिला परिषद बोकारो के उपाध्यक्ष बबीता जी एवं अन्य सभी मंचासीन अतिथिगण और पूरे राज्य से विभिन्न क्षेत्रों से और अखिल झारखंड श्रमिक संघ से संबद्ध सभी संघों से आए हुए सभी प्रतिभागी भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी लोगों का कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन और आज के इस महाधिवेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले आज की इस महाधिवेशन में पार्टी के सुप्रीमो परम श्रद्धेय श्री सुदेश कुमार महतो जी का बोकारो जिले में हार्दिक अभिनंदन करते हुए, हार्दिक स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आज अखिल झारखंड श्रमिक संघ के रोशन जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज पूरे राज्य के सभी क्षेत्रों में तिरुगुरु से लेके धनबाद से लेके ललपनिया से लेके कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अखिल झारखंड श्रमिक संघ से संबद्ध कोई श्रम संघ नहीं है। निश्चित रूप से रोशन जी और उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद भी देते हैं, आभार भी प्रकट करते हैं और निश्चित रूप से अभी हम लोग शुरू से सुन रहे थे तो पूरे राज्य के विभिन्न श्रमिक संघों जिन्होंने अपने क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए और उनको उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए निश्चित रूप से सराहनीय काम किए और आगे भी इन श्रमिकों के हक और अधिकार के लिए काम करने की आवश्यकता। इस संदर्भ में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन इतनी बात जरूर कहेंगे कि आज पूरे झारखंड राज्य में लाखों की संख्या में हमारे श्रमिक भाई और बहन काम कर रहे हैं और आज भी इन श्रमिकों के संरक्षण के लिए दर्जनों कानून बनाए गए, दर्जनों श्रम कानून बनाए गए, लेकिन अभी भी इन कानूनों का लाभ, इन कानूनों में वर्णित प्रावधान का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है, इनका हक और अधिकार अभी भी नहीं मिल पा रहा। तो मेरा सुझाव रहेगा कि सबसे पहले जो भी श्रम संघ से जुड़े हुए पूरे राज्य के जो भी सम्मानित बंधु हैं उनसे आग्रह रहेगा कि कई चीजों की जानकारी हम लोगों को हासिल करना। जब तक हम श्रमिकों के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं, उनके लिए कौन कौन से व्यवस्थाएं की गई है श्रम कानून में, जब तक इसकी जानकारी हमें नहीं होगी निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका हक और अधिकार दिलाने हमें कहीं न कहीं दिक्कत होगी। तो जो महत्वपूर्ण श्रम कानून है, सबसे पहले कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, निश्चित रूप से ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 मजदूरों को संगठित करने के लिए, संघ बनाने के लिए और संघ से संबंधित नियमावली, नियम और उनके हक और अधिकार के बारे में निश्चित रूप से बहुत विस्तृत और अधिकार भी दिए गए हैं, व्यवस्थाएं भी की गई। तो हमें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में निश्चित रूप से विस्तृत जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है, ताकि हम श्रम संघ का गठन कर और श्रम संघ से संबद्ध और श्रमिकों से संबंधित जो उनके हक और अधिकार है इनको हम दिला सके। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी के द्वारा एक मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 पारित किया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा दर निर्धारित किया गया है श्रमिकों का कैटेगरी करते हुए, श्रमिकों का 4 कैटेगरी करते हुए अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड, ये 4 कैटेगरी करते हुए सारे के लिए राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अपने अपने अधीनस्थ संस्थाओं के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू की है
और मिनिमम वेज एक्ट के तहत निश्चित रूप से हर संस्थान को, हर संवेदकों को उसके हिसाब से भुगतान करना। तो निश्चित रूप से मिनिमम वेजेस एक्ट का जानकारी लेते हुए भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो भी मिनिमम वेजेस फिक्स किया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग उनका हक और अधिकार दिलाए। और ये सच्चाई है कि आज भी बहुत सारे संवेदक, बहुत सारे संस्थाएं ऐसे हैं जो उनके मिनिमम वेजेस जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उसका भुगतान नहीं है। और ऐसी स्थिति में एक्ट में ही प्रावधान किया गया है कि उनके लिए दावा पत्र भी दाखिल करना है और ऐसे नियोजकों के विरुद्ध में अभियोजन भी दायर करना। तो आज हम लोगों को निश्चित रूप से मिनिमम वेज का जो भी वायलेशन कर रहे हैं, अभी हम लोग कहीं देख रहे हैं कि अगर हम लोग राज्य सरकार की बात करें तो हर एक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रत्येक सरकार, राज्य सरकार VDA लागू करती है, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता लागू करती है। और ये कंपल्सरी जो मजदूरी दर है उस मजदूरी दर के साथ इसको जुड़ जाना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे संस्थान, कई ऐसे संवेदक हैं जो VDA का भुगतान ही नहीं करते, जबकि VDA का भुगतान मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत करना, उसके धारा 12 में कहता है कि हर हालत में इसका भुगतान करना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो हम सभी श्रमिक संघ के मित्रों से आग्रह करेंगे कि पहला काम कि जो हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए जो सरकार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है, हर हालत में हम उनके लिए जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है उसका भुगतान सुनिश्चित कराए, ये काम हम लोगों को करना। अभी हम लोग देख रहे थे कि कई जगह पर जहां लोग अभी श्रमिक संघ से जुड़े हुए, विशेष करके TTPS वगैरह से, तो आज तक वेज रिवीजन 2008 जनवरी 2020 को वेज रिवीजन लागू हुआ और आज तक नहीं हुआ। हर साल में 2 VDA लागू होता, आज तक उसका ये नहीं हुआ। और कई ऐसे श्रम कानून है जहां पर जो हमारे संयंत्र है, ऐसे संयंत्रों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कानून है कि फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 सभी ऐसे संयंत्रों के लिए लागू होता है। आज हम लोग उसमें कई श्रमिकों के हित में प्रावधान किए गए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके सेफ्टी के लिए। तो हम लोगों को यह देखना है कि कौन कौन से संयंत्र फैक्ट्री एक्ट में वर्णित, चाहे उनके सेफ्टी से संबंधित हो, सिक्योरिटी से संबंधित हो, वेलफेयर से संबंधित हो, इन प्रावधानों का ये लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से हम लोगों को देखना है। अगर ये प्लांट नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से संघ के माध्यम से हमें उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है। फैक्ट्री एक्ट में वर्णित प्रावधानों का लाभ उन्हें दिलाने का काम करना। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 ये भी लागू किया गया है कि निश्चित रूप से हमारे जो श्रमिक दिन रात काम करते हैं, कितने काम करना है, कितना इनको अवकाश मिलना है, और ये पूरी तरह से जो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है इसमें वर्णित प्रावधानों का भी लाभ हमारे श्रमिकों को मिले, इस दिशा में भी हमारे संघ के मित्रों को काम करने का काम है। इसके साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है और ग्रेच्युटी का प्रावधान के लिए एक कानून ही बनाया गया है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। आप देखे होंगे कि कई ऐसे संयंत्र हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं, लगातार 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, किन्हीं की मृत्यु हो जाती है, कोई काम छोड़ के चले जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो पाता। तो हम लोगों को निश्चित रूप से हमारे संघ से जो जुड़े हुए मित्र हैं, पूरे लाखों की तादाद में जो पूरे राज्य में हमारे श्रमिक बंधु काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके ग्रेच्युटी का भुगतान भी हमें कराना है, उनको हक और अधिकार दिलाने का काम करना। इसके साथ ही वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इसमें बहुत ज्यादा प्रावधान श्रमिकों के हित में किया गया। तो निश्चित रूप से श्रमिकों के हित के लिए ये हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही बोनस एक्ट में भी प्रावधान है बोनस देने का, लेकिन कई ऐसे प्लांट्स है, कई ऐसे संयंत्र है जो बोनस देने से भागते हैं, बोनस नहीं देते हैं। फेडरल माइन एक्ट ये भी एक्ट बना हुआ है, इसके तहत भी हम लोग लाभ नहीं दिला पाते हैं। और सबसे जो कॉमन है, जो श्रमिकों को रोजगार देने के लिए जो कानून भारत सरकार के द्वारा बनाया है, निश्चित रूप से जो मनरेगा है, आज मनरेगा में अगर हम लोग देखें तो मनरेगा में जो हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं उसमें भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए कि 15 दिन में मजदूरी का भुगतान करना है,
नहीं अगर भुगतान करता है तो मुआवजा का प्रावधान है, ये सब नहीं हो पा रहा। और अभी तो मजदूरी का भुगतान 2-2 महीना 3-3 महीना 6-6 महीने से नहीं मिल पाता। और मटेरियल का तो अभी हम लोग देखते हैं कि 3-3 साल से मनरेगा एक्ट के तहत जो काम किया है लाभुकों को मटेरियल का भुगतान नहीं हो पा रहा और आज भी लोग दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। निश्चित रूप से अब तो और ज्यादा से ज्यादा देखे हुए कि सरकार, ये निकम्मी सरकार आज श्रमिकों का भी कैटेगरी का भुगतान भी होगा कैटेगरी के हिसाब से। एसटी का पहले होगा, फिर एससी का होगा, फिर ओबीसी होगा, तो श्रमिकों का कोई कैटेगरी नहीं होता। श्रमिकों का एक ही कैटेगरी है कि वो श्रमिक है और वो मजदूरी करते हैं तो उनका हक और अधिकार मिले, उनके लिए जो भी कानून बनाए गए उन सारे कानूनों का लाभ उनको मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और सबसे जो महत्वपूर्ण अभी हम लोगों को, हम लोग चूंकि श्रमिक संघ से जुड़े हुए हैं, श्रमिकों को उनका हक और अधिकार दिलाना है, उसके साथ एक और जो हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण काम करने की आवश्यकता है। अभी भारत सरकार के द्वारा और जो उसके नियमों के तहत विभिन्न राज्यों में भी जो लागू है, आप देखे होंगे कि सबसे श्रमिकों के लिए हमारे चाहे वो संगठित क्षेत्र के हो, असंगठित क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण कानून भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नियमावली बनाए गए। सबसे महत्वपूर्ण उसमें है बीओसी, भवन एवं अन्य सन्निर्माण जो अधिनियम बना है, इसमें श्रमिकों के हितों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, उनके कल्याण के लिए, उनके परिवार के लोगों के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। और बहुत सिंपल प्रोसेस है, 110 रुपया देके निबंधन कराना है और 110 रुपया देके निबंधन कराने के बाद कई प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो स्टाइपेंड से संबंधित हो, पेंशन से संबंधित हो, बच्चों के पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित हो, दुर्घटना की स्थिति में बीमा से संबंधित हो, तो बीओसी में कई प्रकार के श्रमिकों के हितों के लिए कई सुविधाएं, कई वर्णित प्रावधान किए गए। तो हम श्रमिक संघ के सभी मित्रों से चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग बीओसी से जोड़ने का काम करें। इसी तरह से असंगठित कर्मकारों के लिए सरकार के द्वारा प्रावधान किए गए और इसमें निबंधन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। तो ज्यादा से ज्यादा जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक काम कर रहे हैं, इनको भी इसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग निबंधन कराने का काम करें। अभी आप लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा भी पूरे देश भर में इस श्रम कार्ड के लिए प्रयास कर रही है और इस श्रम कार्ड के तहत भी अगर जो भी श्रमिक निबंधन करा के इस श्रम कार्ड निर्गत करा लेते हैं, उनके साथ भी कई प्रावधान जुड़ जाते हैं। 2 लाख तक का बीमा का प्रावधान जुड़ जाता है, उसके साथ ही उनके बच्चों के लिए स्टाइपेंड का प्रावधान जुड़ जाता है। तो कई महत्वपूर्ण इस श्रम कार्ड के तहत भी लाभ श्रमिकों को मिलता है। प्रवासी श्रमिकों के लिए कई प्रावधान किए गए। हम लोग देखते हैं कि अभी आप लोग यहाँ से बाहर जो वर्तमान सरकार है, इसकी जो हालात है और जो बेरोजगारी की स्थिति है, रोजगार का जो यहाँ पर अभाव है और जो पलायन की स्थिति और सरकार की नीति और जो नियत है, आज देख रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, वहां से डेड बॉडी हम लोगों के बीच में आ रहा। तो इसके लिए भी निश्चित रूप से कई प्रवासी श्रमिकों को भी निबंधन करा के जाना है, ताकि उसके जो भी प्रावधान है 1.5 लाख 1 लाख रुपए के मुआवजा का प्रावधान है। इसके साथ ही कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रावधान ये में किया गया है। तो निश्चित रूप से इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके तहत भी हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। तो जितने भी श्रम कानून हैं, सारे श्रम कानूनों के बारे में हम लोगों को जानकारी हासिल करना है और जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जानकार नहीं होंगे, श्रमिकों को हक और अधिकार सही मायने में हम लोग नहीं दिला पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये काम हम लोगों को करना है। इसके साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो स्थानीय व्यक्तियों को 40,000 तक के मजदूरी या वेतन वाले लोगों को 75% नियोजन देने का जो कानून भारतीय राज्य सरकार पारित की है, अगर आप लोग देखे होंगे तो पूरे राज्य में इस कानून के तहत कहीं भी एक भी व्यक्ति को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। इसके लिए जिला प्रशासन और उपायुक्त को अधिकृत किया गया, उनके अध्यक्षता में टीम बनी गई, लेकिन कहीं भी किसी भी उपायुक्त के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ये कानून के बने हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक पूरे देश, पूरे राज्य भर में किसी भी श्रमिक को इसका लाभ हम लोगों को नहीं मिला।
इसके साथ जो हमारी महिला है, जो महिला वर्कर है, उनके लिए भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बना हुआ। निश्चित रूप से उसमें कई, चाहे छुट्टी का हो, वेतन का हो, कई प्रावधान मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में किया गया। इसका भी लाभ हम सभी लोगों को, महिला श्रमिकों को दिलाने का काम करना। इसके साथ ही समान पारिश्रमिक अधिनियम भी बना हुआ। इस अधिनियम के तहत कभी भी हम लोग महिला और पुरुष के मजदूरी में भेदभाव नहीं कर सकते, जबकि सामान्य तौर पर क्या है कि महिला है तो उसको कम मजदूरी देना है, पुरुष है तो उसको ज्यादा देना है। इस तरह का भेदभाव समान पारिश्रमिक अधिनियम 1972 में इस पर पूरी तरह से रोक लगा हुआ। तो कई जो श्रम कानून श्रमिकों के हितों के लिए बनाया गया है, निश्चित रूप से श्रम कानूनों के बारे में हम लोगों को जानकारी हासिल करना है, जागरूक होना है, जानकार होना है और हमारे जो श्रमिक बंधु हैं उनके हितों की रक्षा के लिए उनको उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष करके अखिल झारखंड श्रमिक संघ के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने पूरे राज्य में इस संघ को और इस संघ से संबद्ध कई संघों को संचालित करने का काम किया है और आने वाले दिन में पूरा उम्मीद करते हैं कि लाखों की संख्या में पूरे राज्य के श्रमिक अखिल झारखंड श्रमिक संघ से जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय आशुपाती।